बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, मुझे मेरे सोशल मीडिया के थ्रू और बहुत सारे बच्चे एक सवाल बार बार पूछ रहे होते हैं कि सर, क्या आई कैप की किताब बिज़नेस लॉ के एतबार से अगर हम देखें तो क्या सिर्फ आई कैप की बुक पढ़कर हमारी तैयारी हो जाएगी। अब ये एक बड़ा ट्रिकी सा सवाल है। अक्सर लोगों का ख्याल है कि आई कैप की किताब एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव बुक है और अगर हम खाली आई कैप की किताब पढ़ेंगे तो हमारी तैयारी हो जाएगी। लेकिन जब से ये सिलेबस में चेंज आई है और आई कैप ने कुछ टॉपिक को एक्सक्लूड किया है सिलेबस के अंदर से, लेकिन हम देखते हैं कि क्या वो टॉपिक 100% एक्सक्लूड हो गए हैं। तो बहुत सारी दफ़ा हमें नज़र आता है कि टॉपिक जहाँ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, जहाँ सेक्शंस लिखे हुए हैं, वहाँ से एक्सक्लूड हो गया, लेकिन एग्जांपल्स के अंदर वही कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा है। नई किताब के अंदर भी जो पास पेपर के सवाल हैं, जो एग्जांपल्स हैं, जो इलस्ट्रेशंस हैं, उनके अंदर वो कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहे हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ आई कैप की किताब पढ़ने से अब शायद हमारी कंप्रीहेंसिव तैयारी नहीं होगी। हमें कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस साथ अटैच करने पड़ेंगे। अच्छा, दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल के ज़रिए से, और मैं छोटे छोटे से एक ये सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जी, छोटे छोटे से सवाल इसके अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस किया करेंगे, कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया करेंगे, सबका भला हो जाएगा। ज़रा जो बच्चे मेरे पास नहीं भी पढ़ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी बी लॉ पढ़ रहे हैं, तो उनका भी फ़ायदा हो जाएगा थोड़ा सा। केस स्टडी, आपको पता है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बी लॉ में 50% जो है वो सिनेरियो बेस्ड स्टडीज़ है। उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसको कैसे लेकर चलते हैं, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी अवेलेबल है। आप सोशल मीडिया पे इसको देख लेंगे तो, बल्कि मैं आजकल मैं उसको दोबारा पोस्ट भी करवा दूंगा, जिसको हम कहते हैं इरैक मेथड। ठीक है ना। इरैक मेथड क्या है, ये तो सारे का सारा हम वहाँ डिस्कस करेंगे। लेकिन आज मैं एक केस स्टडी आपको सॉल्व करवाता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली आपने काम कैसे करना है। एक अच्छा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आ गया तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है। हम एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं, बेसिकली आपके पास्ट पेपर ही से एक सिनेरियो लेते हैं। देखिए जी, अच्छा जी, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, ये मिस्टर शुएब हैं, ये पास्ट पेपर का ही एक क्वेश्चन है, जो कि जिनकी एज 25 ईयर है। मिस्टर शुएब जिसकी एज 25 ईयर है और ये सन ऑफ बिलियनियर हैं, एक बिजनेसमैन है एजाज मुंसिफ, उनके बेटे हैं। ये इनके फादर हैं एजाज मुंसिफ। ये बेटा क्या करता है, एक कार फेयर हो रहा है, वहाँ चला जाता है कार फेयर में कार डीलर के पास, उससे जाकर एक मर्सिडीज़ बेंज जो है वो परचेज़ कर लेता है, एक गाड़ी परचेज़ कर लेता है, ऐसे कहिए। जो सेलर है वो जानता है कि ये बच्चा एजाज मुंसिफ का बेटा है, जो कि एक वेल नोन आदमी है, और वो इस बच्चे को गाड़ी दे देता है, गाड़ी इसके घर पे डिलीवर कर देता है। अब जो सेलर है वो इस बच्चे से पैसे मांग रहा है। ठीक है, ये एक सिनेरियो था, ये एक कहानी थी, ये एक स्टोरी थी। हम जब लॉ पढ़ा रहे हैं तो हम सारी चीज़ों को सिनेरियो में हमेशा कन्वर्ट करते हैं ताकि आपको सिनेरियो के अंदर उतरना आए, आपको समझ आए, अच्छा जी ये एजाज मुंसिफ था, ये इसका वालिद साहब हैं, ये बिलियनियर आदमी है, बिजनेसमैन है, लोग इसे जानते हैं, ये सेलर है, इसने एक गाड़ी सेल कर दी है, लेकिन कर किसको दी है, एक बच्चे को जिसकी एज 15 ईयर है, मींस माइनर है। अब सवाल हमारे से पूछ क्या रहा है, आई कैप ने इस सवाल को कैसे दिया, ऐसे दिया, शुएब एज 15 इज़ अ सन ऑफ बिलियनियर बिजनेसमैन एजाज मुंसिफ। लास्ट मंथ फिर उसने वो कहानी सारी बनाई और वो सारा एग्जीबिशन हुआ, वहाँ से उसने एक मर्सिडीज़ बेंज परचेज़ कर ली, ये सारी कहानी उसने बनाई। अब ये वो सिनेरियो क्रिएट हुआ है। ऑटम 2019 की अटेम्प्ट का ये क्वेश्चन है, जो कि रिप्रोड्यूस हुआ आपकी नई किताब के अंदर भी। इसका मतलब है आई कैप का कहना ये है कि ये सवाल आपसे रेलिवेंट है आज के उसमें भी। अब एग्जामिनर ने इस केस स्टडी में आपसे पूछा क्या है। सबसे बड़ी ज़रूरी बात ये होती है, आप केस स्टडी को रीड करें और उसमें से हाईलाइट कीजिए कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। तो देखते हैं जी क्या पूछ रहे हैं। डिस्कस वेदर द सेलर वुड सक्सीड इन रिकवरिंग द पेमेंट फ्रॉम शुएब। वो कह रहा है क्या शुएब से पैसे लिए जा सकते हैं और एजाज मुंसिफ। अब
यहीं से हमने असल में क्वेश्चन को प्लान आउट करना था, क्वेश्चन को देखना था। पहली बात, सवाल रीड करके आपको समझ आ गई कि ये माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे रिलेटेड सवाल जो है वो एग्ज़ाम में आ गया है। तो मैं सबसे पहले ये देखना आना चाहिए कि यार माइनर से रिलेटेड मोटे मोटा रूल हमें क्या कहता था। हमारे जहन में जो स्केच आना चाहिए ना, वो इस तरह का आना चाहिए कि माइनर से रिलेटेड क्या स्केच है। अब अक्सर आप रटा लगा रहे हैं, आई कैप की किताब पढ़ रहे हैं, आपने कोई फ्लो चार्ट नहीं बनाए हुए, कोई समरी नहीं बनाई हुई, कहीं आपके पास कोई रिवीजन स्लाइड्स ऐसी अवेलेबल नहीं है जिनके ज़रिए से आप ये सारा काम कर सकें। मसलन देखिए, पहली बात है कि पेमेंट रिकवर हो सकती है। सबसे पहले हमारे जहन में क्या आना चाहिए कि यार एग्रीमेंट विद माइनर में मेजर बातें क्या हैं। सबसे पहले माइनर का एक नेसेसिटीज़ का कॉन्सेप्ट था कि अगर नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ माइनर को प्रोवाइड की जाएं तो वो अमाउंट रिकवर हो सकती है। कहाँ से? माइनर की स्टेट से, माइनर के नाम पे जो जायदाद है उससे। अच्छा, यहाँ क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं है समटाइम बच्चों के पास, नहीं आप उसको परसीव करते। अगर नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ प्रोवाइड की जा रही हैं तो ये फादर से रिकवरेबल नहीं है, ये उस बच्चे के नाम पे जो जायदाद है, स्टेट जिसको हम बोलते हैं, स्टेट ऑफ द माइनर, उससे रिकवर हो सकती हैं, फादर से रिकवर नहीं हो सकती। ये बड़ी अहम बात है। नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट ज्वाइंटली। अगर दो लोग इकट्ठे गए हों, एक माइनर हो और एक एडल्ट हो, और ये दोनों इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करने चले जाएं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट मेजर के पूरा रिकवर किया जाएगा, माइनर के अगेंस्ट फिर भी नहीं जा सकेंगे। फिर तीसरी बात हमने पढ़ी थी रेटिफिकेशन, कि क्या माइनर बड़ा होकर अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को ओन कर सकता है, रेटिफाई कर सकता है। तो हमने कहा था नहीं, रेटिफिकेशन भी माइनर पर अप्लाई नहीं होती। फिर एक था रूल ऑफ एस्टोपल, क्या माइनर कोई स्टेटमेंट दे रहा है, किसी के साथ फ्रॉड कर रहा है, वो शो कर रहा है कि मैं एडल्ट हूं, ठीक है ना, माइनर शो कर रहा है मैं एडल्ट हूं, और उसने डमी अपना CNIC बनाया हुआ है, क्या हम इस स्टेटमेंट के ऊपर रूल ऑफ एस्टोपल अप्लाई करेंगे? तो पता चलेगा नहीं करेंगे। अब ये मैं बातें सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे जहन में सामने वो बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ा हुआ है, मैं ये कॉन्सेप्ट समझा नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, मैं तो आपको एक सवाल सॉल्व करवा रहा हूँ। रूल ऑफ एस्टोपल भी अप्लाई नहीं होगा। और तीसरी और अहम बात चौथी थी डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन, क्या चीज़ें रिकवर की जा सकती हैं, पैसे रिकवर किए जा सकते हैं बच्चे से। ये 5-6 बातें हमें नज़र आनी चाहिए, हमारे दिमाग में होनी चाहिए, हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर आप आई कैप की किताब पढ़कर चल रहे हो तो आप देखिएगा डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन आपने डिस्कस ही नहीं किया हुआ आई कैप की किताब ने माइनर के अंदर। अच्छा जी, चलिए हम ये कह सकते हैं कि सर डिस्कस नहीं हुआ तो ऑब्वियसली ये आएगा भी नहीं। इसी सवाल में डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन आई कैप ने डिस्कस कर दिया, विच शोज कि सिर्फ जो आई कैप का स्टडी टेक्स्ट है वो अब कंप्रीहेंसिवली सारी चीज़ें मेंशन नहीं कर रहा। अच्छा जी, चलिए अब हम सवाल की तरफ वापस आते हैं। हमने देखना था कि क्या पैसे रिकवर हो सकते हैं, तो पता चला कि किससे रिकवर हो सकते हैं। रिकवरी ऑफ पेमेंट दो लोगों से हो सकती है इस वक्त, या तो शुएब से हो सकती है। शुएब से कब पैसे रिकवर हो सकते हैं? हमारे जहन में कहीं खाका होना चाहिए, हम कहें हाँ यार शुएब माइनर है, माइनर से वैसे तो पैसे नहीं लिए जा सकते इन जनरली, तो क्योंकि माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है ये तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। बात समझ आ रही है कि अगली भी चली गई है? ठीक है ना, देखना है आपने। अच्छा जी, माइनर से किस केस में पैसे निकल सकते हैं, रिकवरेबल हो सकते हैं माइनर से? ओनली इफ नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सप्लाई की गई हों और वो भी उसकी प्रॉपर्टी से पैसे रिकवर हो सकते हैं, उसके पेरेंट्स से नहीं हो सकते। ये बात याद रखिए, ऐसे क्लैरिटी में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, अदरवाइज आप सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में फंस जाएंगे जाके। अच्छा जी, दूसरा केस, हमारा केस कह रहा है कि क्या उसके वालिद से यानी एजाज मुंसिफ से पैसे रिकवर हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, दो केसेस में। कब? रिकवरेबल इफ अगर ये साथ गया होता तो फिर ये रूल लगा देते एडल्ट ज्वाइंटली, माइनर ज्वाइंटली विद एडल्ट, लेकिन इस सिनेरियो में ये नहीं हो रहा। या
शुएब जाता एज एन एजेंट ऑफ एजाज मुंसिफ, फिर पैसे रिकवर हो सकते हैं। अब हमें सोचना पड़ेगा, क्या हमारे जहन में, क्या हमारे नोट्स में, क्या हमारी किताब में ऐसे प्रिसाइज कंपैरेटिव एनालिसिस अवेलेबल है? क्योंकि केस स्टडी जब भी आएगी वो डिमांड कर रही होगी आपसे कंपैरेटिव एनालिसिस पर आपकी ग्रिप। अगर आपके पास ऐसे कंपैरेटिव एनालिसिस अवेलेबल नहीं है तो फिर आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। ये क्लैरिटी ऑफ माइंड हमें रिक्वायर्ड है भाई। ये आपको देखना है कि ड्यूरिंग स्टडी गेज करना है ना आपने, कि आप ट्रैक पर ठीक जा रहे हो, ट्रैक पर ठीक नहीं जा रहे हो, आपकी तैयारी ठीक हो रही है, तैयारी ठीक नहीं हो रही, तो दिस इज द स्टैंडर्ड। क्या ऐसे प्रिसाइजली आप ये सारी बातें समझ पाए हो? एक इशू इस सवाल में ये है। एक इशू इस सवाल में हमें और डिस्कस करना पड़ेगा एक अच्छा आंसर देने के लिए, कि क्या हम शुएब से गाड़ी रिकवर कर सकते हैं? चीज़ें रिकवर करने का नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन, जो कि लिखा ही नहीं हुआ और इस सवाल की मेजर रिक्वायरमेंट है। वो क्या है जी? वो भी हमें इसी तरह कहीं कंपैरेटिव नज़र आना चाहिए जनाब। तो पता चला ये तो माइनर की मोटी मोटी बातें हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन माइनर के अगेंस्ट कैसे अप्लाई होता है? अगेंस्ट का मतलब है माइनर से चीज़ें रिकवर करना। यहाँ भी लॉ बड़ा बारीकी से एक बात डिस्कस करता है। वो कहता है यार, अगर तो माइनर के पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई गुड्स हैं, जैसे यहाँ पर गाड़ी है, तो कहता है हाँ अलाउड है अगर वो चीज़ ट्रेसेबल है। आप अपने सिनेरियो में देखिए, उसने कहा कि गाड़ी अभी गैराज में खड़ी है, ठीक है, ट्रेसेबल है, तो इसका मतलब है माइनर से पैसे तो रिकवर नहीं हो सकते, क्योंकि माइनर को आपने कोई नेसेसिटीज़ प्रोवाइड नहीं की। गाड़ी BMW गाड़ी, मर्सिडीज़ गाड़ी, कोई और गाड़ी आपने प्रोवाइड की है विच इज़ नॉट ए नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। ना माइनर से पैसे ले सकते, ना उसकी स्टेट से पैसे ले सकते, ना उसके फादर से पैसे ले सकते। तो यार गाड़ी वापस ले सकते हैं तो पता चलेगा कि हाँ गाड़ी वापस ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी है और ट्रेसेबल है, इसलिए वापस ली जा सकती है। लेकिन साथ ही हमें समझना है कि अगर माइनर के पास कैश होता, माइनर से पैसे कैश लेने होते, माइनर किसी से एडवांस पकड़ के आ गया है, गाड़ी बेचने गया था, पैसे 5 लाख लेके आ गया, अभी गाड़ी नहीं दी, अब ना गाड़ी दे रहा ना पैसे दे रहा, तो क्या पैसे माइनर से रिकवर हो सकते हैं? तो लॉ कहता है कि नहीं, कैश का रेस्टिट्यूशन अलाउड नहीं है माइनर के अगेंस्ट। अगर माइनर से पैसे रिकवर करने हो तो रिकवर नहीं करवाता लॉ। अगर एसेट रिकवर करना हो तो रिकवर करवा देता है, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन लगा देता है। कब? अगर वो एसेट ट्रेसेबल है। असल में लॉ क्या कह रहा है? लॉ कह रहा है माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट ही ना करें। माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट के केस में लॉ आपके साथ आकर खड़ा नहीं होता, बल्कि माइनर के साथ खड़ा होता है। अब मैं फिर कह रहा हूँ, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप देखो इस बात को कि क्या ये बातें ऐसे तैयार कर रहे हैं आप, ऐसे कंपैरेटिव चीज़ें आपने पढ़ी हैं, तैयार की हैं, नोट्स बनाए हैं, या कोई टीचर ने ऐसा कोर्स डिज़ाइन किया हुआ, लाइक मैंने पूरा कोर्स ऐसे डिज़ाइन किया हुआ आपका ये, ठीक है ना। बल्कि जिन बच्चों को कोई इस तरह की चीज़ चाहिए होगी वो मेरे से रब्ता करेंगे, तो मैं अपना कोर्स, ये जो मेरा डिज़ाइन कोर्स है, ये आपको प्रोवाइड कर दूंगा हार्ड कॉपी में किसी तरीके से, सो दैट आप कंपैरेटिव चलें। अच्छा, क्या ये सिर्फ मैं अपनी बात कर रहा हूँ या ये रिक्वायर्ड था? तो ज़रा स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो किताब में छपा है वहीं पढ़ लीजिए, वो क्या कह रहे हैं। क्या डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन का जिक्र नहीं हो रहा आंसर में? बिल्कुल हो रहा है। तो लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन तो आपने पढ़ा ही नहीं है। फिर क्या ये जिक्र हो रहा है कि डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन प्रॉपर्टी पर लग रहा है? इसका मतलब है किसी सवाल में उसने कैश का भी जिक्र कर देना है। फिर आप कहेंगे सर ये तो सवाल पता नहीं कहाँ से आ गया। ये अभी नज़र आ रहा है कि इस टॉपिक में ये चीज़ें हैं जिसको हमें देखने की ज़रूरत है। ठीक होगी बात। इसके बाद हमने पढ़ा था जी इरैक मेथड लगाएंगे, यानी सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले इशू आइडेंटिफाई करेंगे कि इशू क्या है, फिर रूल बताएंगे, फिर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में हम क्या करते हैं आमतौर पर, तरीकाकार क्या होता है, अप्लाई करने का मतलब होता है हम इसको अपने सिनेरियो पर फिट करें। इस वक्त हमें क्या करना चाहिए,
एजाज का नाम यूज़ करना चाहिए, शुएब का नाम यूज़ करना चाहिए, गाड़ी का नाम यूज़ करना चाहिए, कोई डेट गिवन है उसको यूज़ करना चाहिए, ताकि लगे कि हम स्पेसिफिक टू द सिनेरियो बात कर रहे हैं, और इसके बाद कंक्लूजन ड्रॉ करना है। मसलन देखिए, सबसे पहले जी इशू क्या है, हमने लिखा issue under this scenario is whether the seller of goods other than necessities of life to minor can recover his payment from minor or his parent। ये इशू है पूरे उसका, हमें समराइज करके एक लाइन में लिखना चाहिए अगर हम अच्छा सिनेरियो बेस्ड आंसर देना चाहते हैं। इशू नंबर 2, रूल बताएं। As per provision of Contract Act 1872, an agreement with minor is void ab initio। जो अल्फाज सीखे हैं उसको लिख कर आए, इसीलिए तो सीखे हैं भाई। If a minor obtains some property, the court may direct minor to restore the property to the other party as long as it is traceable in his possession। ये रूल है जनाब हमारे पास कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो void ab initio है, यानी कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करवाएगा कोर्ट, लेकिन अगर प्रॉपर्टी है और वो ट्रेसेबल है तो उसको वापस करवा देगा। किसकी वजह से? डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन की वजह से। अब हमने इसका एनालिसिस किया जनाब, अब हमने वो यहाँ नाम चीज़ें, शुएब बीइंग अ माइनर लैक द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट विद सेलर। सेलर का क्योंकि नाम नहीं था, वरना हम यहाँ भी नाम यूज़ करते। देयरफॉर शुएब इज़ नॉट बाउंड बाय कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो। वो कहता है भाई शुएब से पैसे तो नहीं मिल सकते बिकॉज वो माइनर था, कॉन्ट्रैक्ट करने की पोजीशन में ही नहीं था, आपने कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों किया? बाय द वे वॉइड एब इनिशियो। अ माइनर कैन ओनली बाउंड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट इफ ही हैज बीन सप्लाइड विद द नेसेसिटीज suited to his life, necessities of life. His liability in such case would limit it to the extent of the property if any. In this case the vantage car cannot be regarded as necessity। वो कहता है भाई इस बुनियाद पर नहीं पैसे मिल सकते शुएब से या शुएब की जायदाद से, ठीक है, वैसे पैसे मिल नहीं सकते, और गाड़ी जो उसने ख़रीदी है ये नेसेसिटीज ऑफ लाइफ नहीं है, इस वजह से शुएब के नाम पर अगर कोई जायदाद हो, उसकी स्टेट हो, प्रॉपर्टी, उसमें से भी नहीं मिल सकते। हमने शुएब को क्लियर कर दिया, ना शुएब से पैसे मिल सकते, ना उसकी प्रॉपर्टी से पैसे मिल सकते। अच्छा जी, सेलर कैन नॉट एनफोर्स पेमेंट फॉर द वेंटेज कार अगेंस्ट शुएब। ठीक होगी बात। द सेलर कैन ओनली क्लेम फॉर रिटर्न ऑफ कार थ्रू एन ऑर्डर ऑफ रेस्टिट्यूशन एज इट इज ट्रेसेबल इन हिज पोजेशन। लो जी, शुएब का हमने क्लियर कर दी बात, शुएब को पकड़ा, उसके सारे सिनेरियोज क्लियर कर दिए कि शुएब से सिर्फ गाड़ी रिकवर हो सकती है, वो भी इसलिए कि गाड़ी है, कैश नहीं है। चलिए अब हम आए एजाज मुंसिफ की तरह कि क्या भाईजान इसके फादर से पैसे लिए जा सकते हैं। एजाज मुंसिफ कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर द प्राइस ऑफ द कार विच हिज सन शुएब बॉट। वो कहता है शुएब ने खरीदी है, इससे नहीं मिल सकते, एजाज से नहीं पैसे लिए जा सकते। ही वुड हैव बीन हेल्ड, वो जिम्मेदार हो सकता था, है नहीं। कब? इफ ही हैड एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ज्वाइंटली। अगर शुएब और एजाज मुंसिफ इकट्ठे गए होते तो फिर एजाज मुंसिफ के अगेंस्ट इसने हो जाना था। हमने वही देखा था कि ज्वाइंटली चले जाएं तो क्या होता है, एक तो ये तरीका हो सकता था, फिर पैसे एजाज मुंसिफ से निकल सकते थे, और या गाड़ी खरीदी जाती एजाज की एजेंट के तौर पर। अभी गाड़ी खरीदी गई है, बच्चे ने अपनी कैपेसिटी में जाकर खरीदी। एक है क्योंकि हमने पढ़ा है कि माइनर एजेंट हो सकता है, माइनर कैन बी अपॉइंटेड एज एजेंट, माइनर एजेंट हो सकता है। तो एजाज से पैसे लेने हैं, एजाज मुंसिफ से पैसे लेने हैं, तो दो बातें हैं भाई, या तो वो जाए उसके साथ गया होता, फिर एजाज के अगेंस्ट केस हो सकता था, या शुएब एज अ एजेंट ऑफ एजाज मुंसिफ गया होता, फिर हो सकता था। तो जनाब ये देखिए, इस तरह से आपने आंसर देना है। मैंने बहुत सारे केस लॉज, इस तरह केस स्टडीज़ बनाए हुए हैं, इंशाल्लाह मैं वक्तन फ़वक्तन ऐसे ही आपके साथ सोशल मीडिया पर ही शेयर करता चला जाऊँगा, और आप मेरे साथ राब्ते में रहिए, ठीक है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं इसके ऊपर अपना डाल देता हूँ, व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे इस पर रब्ता कर सकते हैं।
जहाँ पे आपको बी लॉ से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, कोई मशवरा चाहिए, तो मैं जितना अपनी कैपेसिटी में आपको हेल्प आउट कर सकूँगा इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वो हेल्प आपको प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, सारा आर्ट छुपा है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपके पास ऐसे समरीज बनी हुई है ना, इन 2 स्लाइड ने हमें ये एक बेहतर आंसर देने के काबिल किया। तो आई होप कि आप इस बात को अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि क्या आई कैप की किताब खाली पढ़कर हम बड़ा सीना तान के एग्ज़ाम में जा पाएंगे, तो पता चल रहा है नहीं जा पाएंगे। हमें कोई ना कोई एक डिज़ाइंड कोर्स रिक्वायर्ड है। बी लॉ को पहली अटेम्प्ट में पास करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास डिज़ाइंड कोर्स हो, टीचर का डिज़ाइंड कोर्स हो, जिसमें वो इन चीज़ों को बीच में इनकॉर्पोरेट करे और कोर्स को पिच उस तरह से करे कि जिसके ज़रिए से आप इन सारी चीज़ों को लेकर चल सकते हो। आपको जाहिर है सारी एफर्ट को थोड़ा सा इन्हांस करना है, लेकर चलना है। और आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आप मेरे स्टूडेंट से राब्ते में आइए, मेरे से राब्ते में आइए, राइस की फ़ोटोकॉपी शॉप से राब्ते में आ जाइए। आपको यहाँ से ये मेरा जो डिज़ाइन सारा स्लाइड्स हैं और ये जो सारी पूरा कोर्स इस तरह से डिज़ाइंड है जैसे मैं आपको ये इस वक्त समरी दिखा रहा हूँ, सो दैट आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकें और एग्ज़ाम में थोड़ी सी आपके लिए सहूलत हो जाए। आई होप कि ये वीडियो आपको केस स्टडीज़ को सॉल्व करने में और इस बात को वैल्यूएट करने में हेल्प करेगी इंशाल्लाह कि क्या आपकी तैयारी सही जा रही है, ठीक सिमत में जा रही है। आई होप कि आप इसको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।